2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, जहां इंडिया वर्सेस एनडीए महामुकाबला जो है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो जाएगा। और हर किसी की निगाह इस पर बनी हुई है कि इंडिया जीतेगा या एनडीए जीतेगा। पर इसी बीच दोनों राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरीके से तमाम पार्टियों को साथ लाने का काम किया है, उन पार्टियों की अपनी मजबूती कितनी है और उन पार्टियों में जो पार्टियों ने किसी गठबंधन को नहीं चुना, उनकी स्थिति कितनी मजबूत है, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी नाम सामने आता है, जो लगातार मुखर हो करके तमाम मुद्दों पर अपनी बात को रखते हुए दिखाई दिए हैं। जहां दोनों ही गठबंधन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को जगह नहीं मिली, या यूं कहें कि दोनों पार्टियों को मीटिंग में शामिल होना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लाजमी नहीं समझा। और इसी में नाम सामने आता है बहन कुमारी मायावती का, इसी में नाम आता है जगनमोहन रेड्डी का, और इसी में नाम आता है केसीआर का। और तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो बड़े ही दिलचस्प तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती हैं। और ये वो 11 पार्टी हैं जिनके पास 63 लोकसभा सांसद हैं। और अगर इंडिया में जो पार्टी शामिल हैं, जो गठबंधन के तौर पर जुड़ी हैं, उसमें 11 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं इंडिया गठबंधन में जिनके पास अपना एमपी एमएलए नहीं है। और अगर आप 38 एनडीए के गठबंधन की बात करते हैं, तो एनडीए में 16 पार्टी ऐसी हैं जिनके पास अपना एमपी एमएलए नहीं है, जिनकी तस्वीरों को समझना बहुत जरूरी है। और अब ये कयास भी तेज हो चुके हैं। 2024 के चुनाव में 2 गठबंधन जो हैं वो बन करके सामने आए हैं, तो तीसरा मोर्चा भी खड़ा हो सकता है, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बहन कुमारी मायावती, केसीआर और वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। और वो तमाम राजनीतिक पार्टियां भी एक साथ आ सकती हैं जो दोनों ही गठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाई है। और कितनी बड़ी ताकत है इन पार्टियों की जो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी है। आपको बता दें कि सबसे पहले आंध्र प्रदेश की जो कि रूलिंग पार्टी भी है, स्टेट में भी उनकी गवर्नमेंट है, जो कि साफ तौर पर उनके 22 सांसद हैं। और इसी में बीजेडी जो कि साफ तौर पर देखा जाए तो 12 लोकसभा सांसद हैं उनके, तो वहीं बीआरएस के 9 सांसद हैं। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 सांसद हैं। और अगर आप तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो उनके पास 3 सांसद हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल के पास 2 लोकसभा सांसद। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के पास 1 सांसद है। इसी के साथ साथ आप देखें जनता दल सेकुलर पार्टी के पास 1 सांसद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास में 1 सांसद है और एसएडी के पास 1 सांसद है। ये टोटल 11 राजनीतिक पार्टियां हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी हैं, और इनके पास 63 लोकसभा सांसद हैं, जो कि किंग मेकर की भूमिका भी 2024 के चुनाव में निभाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और किस तरीके से रुझान जो है सामने आ रहा है और कैसे इसके कयास तेज हो चुके हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मायावती, वाईएसआर और केसीआर जो हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ आएंगे। एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, देश में पूरे जोर शोर के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए की बैठक हुई, जिसमें 39 दल शामिल हुए। बेंगलौर में विपक्ष की बैठक हुई और 26 पार्टियां वाले इस गठबंधन को नया नाम इंडिया दिया गया।
इन दोनों गठबंधनों से इतर कुछ पार्टियां ऐसी रहीं जिनका वजूद और वोट बैंक काफी बड़ा है, लेकिन उन्हें किसी भी गठबंधन की ओर से न्योता नहीं मिला। इसमें उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, तेलंगाना सीएम केसीआर, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी, यूपी की पूर्व सीएम मायावती और हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसे कद्दावर नेता भी शामिल हैं। कुछ महीने पहले ही केसीआर ही थे जो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। वे कई राज्यों में जाकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिले ही थे, लेकिन अचानक वे शांत बैठ गए। एक समय पर केसीआर कह रहे थे कि सभी पार्टियां मिलकर मोदी को हराएं और इसके लिए फंडिंग वे करेंगे। अब सूरत हाल ये है कि ना तो केसीआर को एनडीए में बुलाया गया और ना ही विपक्षी गठबंधन के लिए केसीआर को न्योता मिला। यही हाल कमोबेश कई अन्य पार्टियों का है। इसमें खासकर वे पार्टियां हैं जिनका कांग्रेस से सीधा मुकाबला है या फिर वे गठबंधन की सहयोग किसी पार्टी से सीधे मुकाबले में रहती हैं। यूपी में नाम है मायावती का, जो मायावती को नहीं मिला। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा मिलकर चुनाव लड़े। इसमें मायावती की बसपा को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। हालांकि बाद में यह गठबंधन टूट गया और 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा अकेले चुनाव लड़ी। नतीजा यह हुआ कि वे सिर्फ एक सीट पर ही सिमट करके रह गए। मायावती पर आरोप लगे कि सपा को हराने के लिए उन्होंने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर कर दिया। इसके अलावा यह भी देखा गया कि मायावती बीजेपी से ज्यादा सपा और कांग्रेस पर हमलावर रहती हैं। साथ ही सपा और बसपा के दोबारा साथ आने की संभावना भी अब कम ही है। शायद यही वजह रही कि मायावती को विपक्ष की ओर से इस बार गठबंधन में शामिल होने का न्योता ही नहीं भेजा गया। इसी की एक वजह यह भी हो सकती है कि अगर मायावती इस गठबंधन में आती तो सपा के साथ सीटों के बंटवारों को लेकर मामला फंस सकता था। सपा चीफ अखिलेश यादव कांग्रेस को भी ज्यादा सीट नहीं देना चाहते। ऐसे में अगर बसपा भी होती तो मामला सीटों के बंटवारे पर ही फंस कर रह जाता। एकला चलो की राह पर हैं जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक। उड़ीसा में नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी की मुख्य विरोधी कांग्रेस है। जगनमोहन रेड्डी को भी कांग्रेस से ही चुनौती मिल रही है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस के साथ उतने सहज नहीं हैं। ऐसे में इन तीनों पार्टियों को कांग्रेस गठबंधन की ओर से न्योता नहीं मिला। कहा जा रहा है कि नवीन पटनायक को एनडीए के साथ लाने की कोशिश की गई, लेकिन वे किसी भी गठबंधन के साथ जाना नहीं चाहते। और यही नाम एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में केसीआर के साथी हैं। बीजेपी के कट्टर आलोचक होने के साथ साथ वे कांग्रेस, टीएमसी और समाजवादी पार्टी पर भी खूब जमकर हमलावर रहते हैं। इसके अलावा वे ये भी कहते हैं कि ये पार्टियां उन्हें अछूत समझती हैं, इसलिए उन्हें विपक्ष की बैठक में बुलाया ही नहीं जाता। अकाली दल भी एक ऐसी पार्टी है जो अब ना तो कांग्रेस के साथ है और ना ही बीजेपी के साथ जाना चाहती है। हालांकि ये सभी पार्टियां अपने ही दम पर बड़ा उलटफेर करने की ताकत भी रखती हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में इन पर सबकी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और एआईएमआईएम साथ आ सकती है। एआईएमआईएम बिहार महासचिव आफ्ताब अहमद ने इसकी संभावना भी जताई। उन्होंने कहा कि बिहार में तो दोनों पार्टी साथी हैं और आने वाले चुनाव में भी साथ आने की पूरी संभावना है। यूपी और देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसा होने की उम्मीद है।
आफ्ताब अहमद ने एक चैनल से बातचीत में यह साफ तौर पर कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव बसपा और एआईएमआईएम ने मिलकर लड़ा था। भले ही बाद में दोनों दलों का बहुत संपर्क न रहा हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर कभी अलायंस खत्म भी नहीं किया गया। 2024 में ये जारी रहे, इसके लिए बात भी हुई है। कम से कम बिहार के संदर्भ में इस दिशा में चीजें सकारात्मक हैं। आफ्ताब अहमद ने कहा कि अभी कुछ फाइनल कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन की बातें कही थी। अहमद ने कहा कि उनकी पार्टी और बसपा की विचारधारा मिलती है और वहीं यूपी में करीब 40% दलित और मुसलमान हैं। ऐसे में दोनों दल साथ आते हैं तो निश्चित ही एक मजबूत गठजोड़ भी बनेगा। मायावती लगातार अकेले चुनाव में जाने की बात कह रही हैं। उनकी कोशिश दलित मुस्लिमों को बसपा के साथ लाने की है। हालांकि जिस तरह से आफ्ताब अहमद ने बिहार में गठबंधन की बातचीत जारी होने और यूपी में भी इसकी संभावना जताई है, उससे ऐसा साफ तौर पर लगता है कि आने वाले समय में मायावती ओवैसी साथ आ सकते हैं। अगर दोनों नेताओं के बयानों को भी देखें तो ये एक दूसरे पर हमला नहीं बोलते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और अहम फैक्टर जो है, तमाम राजनीतिक पार्टियां जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनी, उसमें अहम फैक्टर, अहम किरदार निभाने की कोशिश जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं, क्योंकि केसीआर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के संबंध कैसे हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। इतना ही होल्ड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वाईएसआर पर भी रखते हैं, क्योंकि बीते दिनों जब अकबरुद्दीन ओवैसी की तबीयत खराब हुई थी तो वाईएसआर यानी कि आंध्र प्रदेश के सीएम खुद मिलने के लिए पहुंचे थे। यह भी तस्वीर लोगों के सामने है। और आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीटों को छोड़ करके देखा जाए तो मायावती को भी साथ लाने की कुव्वत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रख सकते हैं। और 2024 के चुनाव में अगर ये राजनीतिक पार्टियां एक साथ आ सकती हैं तो इंडिया और एनडीए गठबंधन को भी बड़ा झटका दे सकती हैं। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।